हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका। इसके अलावा अब तक किसी खुदाई में हमें इस सभ्यता से संबंधित कोई मंदिर या समाधि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी खुदाई से मिली मोहरें, मूर्तियां, चित्रों आदि से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग देवी देवताओं की मूर्तियों की उपासना करते थे। प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में काफ़ी अनुमान लगाया जा सकता है। हरियाणा में बनावली, दौलतपुर, मित्ताथल आदि की खुदाई से अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इनमें शिव, मातृदेवी, लिंग आदि की मूर्तियां मुख्य रूप से शामिल है। कालीबंगा के एक घर से यज्ञ देवी के अवशेष मिले हैं। लोगों का नारी पूजा में अन्य देवताओं की अपेक्षा ज़्यादा आस्था थी। अनेक धार्मिक विश्वास आज भी हिंदू धर्म में ज्यों के त्यों बने हुए हैं, क्योंकि आज भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं और उस टाइम पे जो खुदाई हुई है हड़प्पा सभ्यता की, तो उसमें भी शिवलिंग मिले हैं। हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वासों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है मूर्ति पूजा। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न स्थानों पर खुदाई करने पर देवी देवताओं, लिंग तथा योनि की अनेक मूर्तियां मिली हैं तथा कई स्थानों की खुदाई से पत्थर के लिंग भी मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। कुछ मूर्तियां धुएं से भरी हुई मिली हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इन मूर्तियों के सामने तेल या कोई सुगंधित पदार्थ जलाया जाता था। दूसरा पॉइंट है मातृदेवी की पूजा। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग मातृदेवी की पूजा जन्म देने वाली माँ की तरह किया करते थे। हड़प्पा स्थलों से, जिनमें हरियाणा से संबंधित स्थल भी शामिल हैं, मिट्टी की बनी असंख्य नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। उनकी कमर में पटका और मेखला तथा गले में हार है। मार्शल महोदय ने इन मूर्तियों को मातृदेवी की मूर्ति कहकर संबोधित किया है। एक मूर्ति में स्त्री की नाभि से वृक्ष उगते हुए दिखाया गया है, जबकि एक दूसरी मूर्ति में स्त्री को अपने बच्चे को स्तनपान करवाते हुए दिखाई दिया है। इन सब से यह स्पष्ट है कि यहाँ के लोग मातृदेवी को संपूर्ण जगत की पोषिका पालिका मानते थे। तीसरा पॉइंट है शिव की पूजा। जिस प्रकार आज के हिंदू समाज में शिव की पूजा होती है, उसी प्रकार हड़प्पाई समाज में भी शिव की पूजा होती थी। खुदाई से 3 मुंह वाले एक योगी की मूर्ति मिली है, जो योग की मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके चारों ओर हाथी, शेर, गैंडा, हिरण आदि पशु आराम से बैठे हुए हैं। विद्वानों तथा इतिहासकारों का मानना है कि ये भगवान शिव की मूर्ति है, क्योंकि भगवान शिव को ही पशुपति कहा जाता है। इसी तरह अनेकों मूर्तियां ऐसी मिली हैं जिनके चारों तरफ सांप लिपटे हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पाई लोग शिव के उपासक थे। हिंदू धर्म में शायद शिव की उपासना हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अगला पॉइंट है पशुओं व वृक्षों की पूजा। खुदाई से प्राप्त होने वाली मोहरों तथा ताबीज़ों पर बनी पशुओं की आकृतियां यह संकेत देती हैं कि उस समय पशु पूजा प्रचलित थी। वे लोग शक्ति के रूप में बैल की पूजा करते थे। खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा के अलावा पशुओं की पूजा करते थे। मूर्तियां तथा मुद्राओं पर पशुओं के अनेक चित्र मिले हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिनमें पशुओं तथा मानव शरीर को मिलाकर दिखाया गया है। सिंधु घाटी के लोग उस समय नाग, भैंसा, कुबड़ वाला बैल, हिरण आदि की पूजा करते थे। खुदाई में ऐसी मोहरें भी मिली हैं जिन पर जुड़वां पशुओं के सिर पर पीपल की पत्तियां थीं।
पीपल के पत्तों के बीच में देवता बैठे हैं और कुछ स्त्रियां पूजा कर रही हैं। नीम के वृक्ष की भी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा की परंपरा भारत में काफ़ी पुरानी है तथा आज भी हिंदू धर्म में पीपल को एक पवित्र वृक्ष समझा जाता है। अगला है अन्य धार्मिक विश्वास। हड़प्पा सभ्यता से अनेक स्थानों पर हमें स्नानागार प्राप्त हुए हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से तो विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा प्रत्येक घर में भी स्नान घर की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के लोग जल की पूजा भी करते थे। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक तथा चक्र का चिन्ह भी मिला है, जिनसे आभास होता है कि यहाँ के लोग सूर्य की पूजा में विश्वास रखते थे। इसके प्रमाण में कालीबंगा के अग्नि कुंड का उदाहरण दिया जा सकता है। कुछ लोग इसे अग्नि पूजा का नाम भी देते हैं। बनावली से हमें बड़ी मात्रा में कुंड मिले हैं, जिससे यह लगता है कि शायद इनका प्रयोग हवन यज्ञ आदि धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाता रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से हमें सैकड़ों ताबीज़ भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग जादू टोनों में विश्वास रखते होंगे। ताबीज़ों पर कई तरह के चित्र भी मिले हैं। कालीबंगा में हमें तंत्र विद्या का प्रमाण देती एक खोपड़ी मिली है, जिसके सिर में छेद किया गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जादू टोनों व तंत्र विद्या में भी विश्वास करते थे। इन सभी के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन शैली बहुत ही सरल तथा सादगी भरी थी। उनका प्रकृति पूजन में बहुत ज़्यादा विश्वास था। प्राकृतिक शक्तियों की मनुष्य की तरह मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे। शिव, पक्षियों तथा वृक्षों की पूजा का इस संस्कृति में बहुत ज़्यादा प्रचलन था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो विशेषताएं आज हिंदू धर्म के लोगों में हैं, वे ही विशेषताएं 3000 ईस्वी पूर्व की हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वासों में पाई जाती हैं। अब है हड़प्पा सभ्यता का सांस्कृतिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर ली थी। प्रमाणों तथा साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ के शासक तथा जनता दोनों ही कला के प्रेमी थे। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मृदभांड कला, आभूषण कला तथा लेखन कला के क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल कर ली थी। हड़प्पा सभ्यता के अनुसार ही हरियाणा के लोगों का भी सांस्कृतिक जीवन में भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सांस्कृतिक जीवन के अलग पहलुओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है मूर्तिकला। हड़प्पाई क्षेत्रों की खुदाई से काफ़ी संख्या में धातु तथा पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों की मूर्तिकला में विशेष रुचि थी। हड़प्पा में 2 लाल पत्थर से बनी मूर्तियाँ मिली हैं। इन मूर्तियों के हाथ, पैर तथा सिर जोड़ने के लिए मूर्तिकार ने इनमें छेद किए हैं। एक स्त्री की पत्थर की मूर्ति मिली है जो नृत्य मुद्रा में है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है जिसने शरीर को लाल शॉल से ढक रखा है तथा उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। इसके अलावा खुदाई में विभिन्न स्थानों पर कांस्य तथा तांबे की मूर्तियां भी मिली है। इन मूर्तियों को देखकर उस समय की कला को आसानी से समझा जा सकता है। मूर्तियों में सबसे खास मूर्ति 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति है। अगला पॉइंट है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनके मृदभांड मुख्य रूप से लाल या गुलाबी रंग के हैं। बर्तन बनाने की कला में हड़प्पाई लोगों ने महारत हासिल कर रखी थी। बर्तनों को चाक की सहायता से बनाया जाता था, लेकिन उनकी सुंदरता देखने लायक होती थी। बर्तनों पर पशु पक्षियों, वृक्षों, जीव जंतुओं आदि का डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर चित्रण हमें मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों पर की गई चित्रकारी ने इन बर्तनों के महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हड़प्पा के लोग अच्छे कुम्हार ही नहीं बल्कि अच्छे चित्रकार भी थे।
अगला पॉइंट है आभूषण कला। हड़प्पा सभ्यता के समय सोने के आभूषण तैयार करने में भी सुनार बहुत ही दक्ष थे। वे सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबा, पीतल के आभूषण बनाते थे। सुनार अंगूठी, हार, कंगन, पाजेब, हंसली, बाली, कुंडल आदि गहनों को बनाने में बहुत ही कुशल थे। मन के बनाने में तो उनका कोई स्यानी नहीं था। लोथल से हमें एक कंठहार, एक गले का हार मिला है जिसमें लगभग 5 लाख मनके हैं। चहुंदड़ों तथा लोथल मन के बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध थे। हड़प्पा सभ्यता की आभूषण कला के बारे में डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है कि ये आभूषण कई प्रकार के थे तथा इनमें उनकी उच्च तकनीकी का ज्ञान का हमें पता चलता है। अगला पॉइंट है चित्रकला। हड़प्पा सभ्यता में चित्रकला भी एक विकसित कला थी। खुदाई से प्राप्त मटके, घड़े, कटोरे, इन सभी पर अनेकों चित्र अंकित हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों को चित्रकला का काफ़ी शौक था। हड़प्पाई लोग वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, पशु पक्षी, बेल, वृक्ष, इन सभी के चित्र बनाते थे। एक बर्तन पर मछली पकड़ने वाले मछुआरे का चित्र काफ़ी आकर्षित करने वाला है। अगला पॉइंट है मोहरे। हड़प्पा सभ्यता में मोहर निर्माण का कार्य काफ़ी विशेष था। हमें विभिन्न हड़प्पाई पुरास्थलों की खुदाई से अब तक 2000 से ज़्यादा मोहरें मिल चुकी हैं। इस काल की ज़्यादातर मोहरें सेल खड़ी से बनी हुई हैं। काली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी का भी प्रयोग मोहर बनाने में होता था। इन मोहरों का आकार वर्गाकार, गोलाकार, घनाकार, बेलनाकार है। इन मोहरों पर मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों का चित्र बने हुए हैं। इसमें एक सींग वाला पशु, वृषभ, बाघ, भैंसा, बकरा, हिरण, खरगोश आदि के चित्र प्रमुख हैं। मोहरों में हमें स्वास्तिक तथा पीपल के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से हमें 1200 से ज़्यादा मोहरें मिली हैं। अगला पॉइंट है लिपि। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन का सबसे दुखद पहलू यह है कि इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारा ज्ञान सिर्फ अनुमानों तथा अन्य स्रोतों के संकेतों पर ही आधारित है। दुनिया की यह अकेली ऐसी लिपि है जिसे अब तक पढ़ने या समझने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कुछ विद्वानों तथा इतिहासकारों ने इस हड़प्पाई लिपि को चित्रमयी लिपि की संज्ञा दी है। अब तक हड़प्पा के पुरास्थलों से 500 से ज़्यादा ऐसी मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं जिन पर कुछ न कुछ अवश्य लिखा हुआ है। अब तक के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अब तक इसे न समझ पाने का कारण कुछ लोग इसे रहस्यमय लिपि भी कहकर पुकारते हैं। विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से इस लिपि को संस्कृत, पूर्व वैदिक, द्रविड़न आदि के साथ संबंधित करने की भी कोशिश की है। इन सभी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पाई लोगों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर ली थी। वे आज से लगभग 5000 वर्ष पहले नगरीय जीवन का आनंद ले रहे थे। उनकी कला में भी नगरीय जीवन की झलक साफ दिखाई देती है। मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, आभूषण कला, चित्रकला, मोहरें तथा लिपि के क्षेत्र में चरम सीमा तक उन्नति कर ली थी। उनके सांस्कृतिक जीवन का काला पक्ष यही है कि उनकी लिपि को अब तक पढ़ा व समझा नहीं जा सका है। इस लिपि को पढ़ने के बाद ही सभ्यता के बारे में हमें पूरी तरह तथा प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अब है हड़प्पा सभ्यता का पतन, कि अब हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। विद्वानों का मानना है कि 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास इस महान कांस्ययुगीन सभ्यता के पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। एक विशाल क्षेत्र में पनपी यह महान नगरीय सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई, इस प्रश्न का उत्तर प्रामाणिक रूप से आज नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस बारे में हमारा ज्ञान काफ़ी सीमित है। केवल अनुमान के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है।
यह स्वाभाविक तथ्य है कि सामान्यतः किसी एक कारण से किसी सभ्यता का अंत नहीं होता है। इसके लिए एक साथ अनेकों कारण उत्तरदायी होते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन भी इस तथ्य का अपवाद नहीं है। हरियाणा में भी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के पतन के वही कारण थे जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थे। इन कारणों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे पहला है आर्यों का आक्रमण। इतिहासकार इस मत पर पूरी तरह से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी शांतिप्रिय थे। हमें इस सभ्यता के उत्खनन से किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं मिला है और न ही घोड़े का कोई प्रमाण मिला है। इससे इस कथन को प्रमाणिकता प्राप्त होती है। इसीलिए जब इन लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ तो ये लोग उसका प्रतिरोध नहीं कर सके। आक्रमणकारी ने इन्हें आसानी से मिटा दिया होगा। उत्खनन में हमें एक साथ कई नरकंकालों का पाया जाना और उनकी तेज धार हथियार से मौत होने का प्रमाण इस कथन को सत्यता प्रदान करता है। गार्डन चाइल्ड, पिगट आदि इतिहासकार आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं, लेकिन डॉक्टर R.S. शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि आर्यों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वे विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता को नष्ट कर सकें। अब दूसरा पॉइंट है बाढ़। कि सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण तथा विकास नदियों के किनारे हुआ था। नदियों की उपजाऊ भूमि ने ही उनका आर्थिक जीवन समृद्ध बनाया था। कुछ विद्वानों जैसे M.R. शाहनी, डॉक्टर राइक्स का मानना है कि इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में बाढ़ का आना था। मोहनजोदड़ो, लोथल, चहुंदड़ो आदि हड़प्पाई स्थलों के खुदाई से बाढ़ के कुछ प्रमाण हमें अवश्य मिले हैं। अगला है महामारी। विद्वानों का मानना है कि यहाँ के लोगों में भयंकर बीमारी फैल गई थी, जैसे मलेरिया या प्लेग। आगे चलकर इस बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया होगा, क्योंकि उस समय चिकित्सा तथा विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था कि इस तरह की महामारी को रोका जा सके। महामारी के कारण ही इस महान नगरीय सभ्यता का पतन हुआ था। अगला है भूकंप। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र में निर्मित व विकसित थी, वहाँ पर जबरदस्त भूकंप आया होगा। इस कारण इन नगरों का नामो निशान मिट गया होगा तथा मार्ग में पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए होंगे। इस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। अगला है अग्नि। हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से हमें कई स्थानों से राख के बड़े बड़े ढेर मिले हैं। इसके उदाहरण के लिए राना घड़ई, नाल, दाबरकोट तथा कालीबंगा का नाम दिया जा सकता है। इसीलिए कुछ इतिहासकार इस बात का समर्थन करते नजर आते हैं कि उस समय लगी भयंकर आग ने इस सभ्यता का पतन किया होगा, लेकिन ज़्यादातर विद्वान इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। अगला है बदलती जलवायु। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। R.L. स्टाइन तथा A.N. घोष इस मत के समर्थक हैं। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा होनी बंद हो गई होगी, जिससे वनस्पति सूख गई, नदियों का जल समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में किसी भी सभ्यता का पतन संभव है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन के कारण ही इस महान कांस्ययुगीन सभ्यता का पतन हुआ होगा। अगला है प्रशासनिक शिथिलता। सर जॉन मार्शल के अनुसार सभ्यता के अंतिम चरण में यहाँ के प्रशासन में शिथिलता आ गई थी तथा लोगों का नैतिक स्तर भी गिर गया था। खुदाई से पता चलता है कि इसके अंतिम चरण में मकान बनाने में गलियों का अतिक्रमण होने लगा था। पक्की ईंटों के स्थान पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होने लगा था। नालियों में गंदगी का ढेर इकट्ठा होने लगा था। इसीलिए मार्शल महोदय ने कहा है कि इतनी महान सभ्यता के कुशल संचालन के लिए कुशल प्रशासक की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से
सभ्यता के अंतिम चरण में ऐसा नहीं हो सका और इसीलिए इस सभ्यता का पतन हो गया था। अगला है व्यापार में गिरावट। प्रसिद्ध इतिहासकार R.S. शर्मा के अनुसार व्यापार में गिरावट आना ही इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था, क्योंकि इस नगरीय सभ्यता का आधार ही व्यापार तथा वाणिज्य था। नागरिक जीवन में संपन्नता तथा विलासिता इनके व्यापार के कारण ही थी। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन घट गया, जिसका सीधा असर व्यापार पर ही पड़ा होगा। इसके अलावा 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उनका विदेशी व्यापार भी समाप्त हो गया होगा, जिसके कारण इस महान नगरीय सभ्यता का पतन हो गया। इन सभी को पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि किसी एक कारण से इस सभ्यता का पतन नहीं हुआ होगा, बल्कि इसके पतन में एक साथ कई कारकों की भूमिका थी। स्पष्ट है कि इसका अंत अचानक नहीं हुआ था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम था। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा लेसन हड़प्पा की सभ्यता कंप्लीट हो चुका है।